नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरानी। यूपी में तेजी से कोरोना के संक्रमण की दर कम हो रही है और इस वक्त यूपी में 70,000 से भी कम अब एक्टिव केस बचे हैं। महज 22 दिन पहले यह आंकड़ा 3,18,000 था। आज यह आंकड़ा तेजी से कम हुआ है। प्रदेश में हर दिन रिकॉर्ड टीकाकरण भी हो रहा है। बात अगर टेस्टिंग की करें तो हर रोज 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। अब सीएम योगी के 3T फॉर्मूले पर आज पूरा प्रदेश चल रहा है। गांव-गांव तक ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। 1 जून से सरकार ने पूरे प्रदेश के सभी लोगों का एक साथ टीकाकरण कराने का फैसला किया है। अब कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में बच्चों के लिए पीकू वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन कुछ नेता सरकार के हर फैसले को सियासी फेंकने से देखने से बाज नहीं आते। जो नेता कुछ महीने पहले तक वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहे थे, वैक्सीन न लगवाने का दावा कर रहे थे, अब टीकाकरण के नाम पर वो अपनी छाती और माथा दोनों पीट रहे हैं। विरोध का झंडा और डंडा लेकर घूम रहे थे, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे। आज वो सबसे पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार प्रदेश के आखिरी इंसान तक वैक्सीन पहुंचाने के काम में लगी है। अब इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी वैक्सीन हालांकि नहीं आई है। ऐसे में सरकार इसको लेकर खासी गंभीर है। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। सभी बोर्ड की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से नियंत्रण में आती है तो फिर जुलाई के आखिर में बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन सभा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बोर्ड की परीक्षा को लेकर के नया शिगुफा भी छोड़ा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि पहले टीका और फिर परीक्षा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा हो, लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे हों, ऐसे में नेता अपनी सियासत से बाज क्यों नहीं आते? क्या नेताओं का काम केवल सत्ता को हासिल करना है? क्या उनकी कोई सामाजिक जवाबदेही नहीं बनती है? आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो वैक्सीन और वैक्सीन पर सियासत लगातार आपने देखी, लेकिन अब उसी वैक्सीन को लेकर के, उसकी कमी को लेकर के, वैक्सीन कैसे नहीं लग रही लोगों को, या वैक्सीन की कमी क्यों है, सेंटर्स पर लोग क्यों नहीं पहुंच रहे, बच्चों को टीका कैसे लगे, इन बातों को भी अब उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये वही वैक्सीन है जिसको लेकर के पहले सवाल उठाए गए और कई पार्टियों की तरफ से सवाल उठे। अब ऐसे में वैक्सीन या फिर कोरोना काल और कोरोना की इस आपदा में जो सियासत हो रही है उसके मायने क्या है, और क्या कोरोना की इस आपदा के दौर में सियासत को परे रख करके एक साथ आकर के एक मंच पर एकजुटता के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाना चाहिए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि क्या नेता आपदा के अंदर अपने अवसर को तलाश रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन वैक्सीन का जो विरोध, आज उसी वैक्सीन को लगवाने की जो पैरवी है, इसके मायने क्या हैं, यह भी आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि हर विषय को लेकर के जो राजनीति होती है उसके मायने क्या है, और क्या यह सही है कि हर विषय को लेकर के राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि वैक्सीन हो या कोरोना, इन सभी पर आपने देखा कि लगातार तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर के अब तक हर रोज किसी ना किसी बात पर लेकर के ये विवाद, और उस विवाद के बीच में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह को बनाती है, और इस वजह से भी मूल समस्या से हटकर के इस पर राजनीति ज्यादा होती है। और ये एक बहुत गंभीर विषय चूंकि है, वैश्विक महामारी है कोरोना। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहा हो, लेकिन देश के अंदर भी जो हालात या जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, उसमें निसंदेह कुछ कमियां हो सकती हैं। उन कमियों को उजागर करने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ राजनीति शुरू हो जाए तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस लड़ाई को कैसे उसके मुकाम तक ले जाया जाएगा, कैसे इस लड़ाई को सही मायने में जीता जाएगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। हालांकि अब वैक्सीन को लेकर के जो स्थितियां हैं उसको लेकर के भी कई सवाल, कई आरोप प्रत्यारोप आप लगातार विगत दिनों देख रहे होंगे। चाहे वैक्सीन की कमी को लेकर के सवाल हों, चाहे बाहर से मंगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर के, चाहे भारत में बनी वैक्सीन की विश्वसनीयता की बात हो, उस पर सवाल हों। कई इस तरीके के सवाल जो आप लगातार इस समय देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तमाम माध्यम से ये आप तक पहुंचते भी होंगे। लेकिन ये बात तय है कि कोरोना के बीच में वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है, और इसलिए वैक्सीन को लेकर के किसी भी तरह का कोई शक व शुबा किसी के जहन में नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी
तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी है कि संदेश उनकी तरफ से भी जनता के बीच में यह स्पष्ट जाना चाहिए कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के सभी लोग जागरूक रहें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, वैक्सीनेशन करवाएं अपना, ताकि अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के पूर्व में जिस तरीके के स्टेटमेंट्स या फिर बयानबाजियां सामने आई थी, उसके बाद अब वैक्सीन को लेकर के यह कहना कि वैक्सीन क्यों नहीं लग रही, या फिर बच्चों को क्यों नहीं लग रही, या फिर वैक्सीन कब तक आएगी, क्यों वैक्सीन और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी नहीं आ पा रही है, यह सवाल अब खड़े करना सवाल इस बात को भी उसके साथ जोड़ता है कि आखिर पहले जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी, आखिर उस वक्त क्यों इस तरह की बातों को कहा गया, और अगर उस समय इसकी गंभीरता को समझा गया होता तो शायद आज स्थितियां कुछ भिन्न होती। लेकिन राजनीति है और राजनीति हर विषय पर होती है, ये इस देश के अंदर आपने देखा है। और अब वैश्विक महामारी कोरोना यानी कि जो आपदा का समय है, उसमें भी लगातार कई विषय ऐसे हैं जिस पर आप देख रहे हैं कि राजनीति चल रही है, और उसमें सबसे अहम विषय वैक्सीन का है। वैक्सीन को लेकर के आप देख रहे हैं कि इस समय आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप देखें कि अखिलेश यादव ने पहले टीका और फिर परीक्षा ये ट्वीट किया, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के ही उस बयान को उन्होंने कोट करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो टीका नहीं लगवाएंगे, और उसके बाद आज वो टीका और फिर परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये पलटवार सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से किया गया था, और उसी के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि इस विषय को लेकर के जो राजनीति है वो हो रही है। और चलिए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। उमर शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमर शंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी बहुत स्वागत। और गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज विवेक जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा सिद्धार्थनाथ सिंह के उस ट्वीट को, क्योंकि पहले टीका और फिर परीक्षा, ये बात अखिलेश यादव ने की, लेकिन पलटवार में जो बात उन्होंने कही, इसके मायने क्या समझे जाएं? आयुष जी बिल्कुल ठीक बात कही थी उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि उस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री और बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वो जो बार बार कह रहे थे कि मोदी जी का टीका, मोदी जी का टीका, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो टीका बना है वो देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। इसलिए ये कहा गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का टीका नहीं है, ये देश का टीका है, देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया टीका है, जिन्होंने पढ़ लिख के बनाया है। प्रवक्ताओं, नेताओं, मंत्रियों ने नहीं बनाया है, ना कि प्रधानमंत्री ने बनाया है कि टीवी से बाहर निकल के लेबोरेटरी में बैठ के टीका बना के दे दिए। भारतीय जनता पार्टी यही दिखाना चाह रही। देखिए, अब अहम मुद्दे पे हम में से कोई ऐसा नहीं जो अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं चाहता, जबकि वैज्ञानिक हमको चेता चुके हैं, पहले भी चेताया था, आज भी चेताया है कि तीसरी लहर हमारे बच्चों पे प्रहार करे। और दुख की बात यह है कि राजस्थान में 600 से अधिक बच्चे प्रभावित ऑलरेडी हो चुके हैं, और आज देश में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस भी आ गया है। जबकि येलो फंगस जो है वो सिर्फ रेप्टाइल्स में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मगरमच्छ, छिपकलियां वगैरह, उनमें देखा गया था। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अब मनुष्य प्रजाति में, जब से हम होमो सेपियंस, जो मनुष्य की प्रजाति है, पहली बार देखा गया है कि येलो फंगस जो है वो इंसानों में भी पाया जा रहा है। ये बहुत चिंता की विषय है। और आपने दूसरी बात कही कि आपदा में अवसर लोग ढूंढते हैं, तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने आयुष जी। आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ढूंढ रही है। आज आप डीजल पेट्रोल को देख लीजिए, आपदा आई हुई है सर पे, लोगों के वैसे ही महंगाई का बोझ है, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गए। मंत्री जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने भाइयों को खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी धीरे से पकड़ाते रहे। आपदा में अवसर आपने ढूंढा, जीएसटी आपने रेमडेसिविर पे 5%, ऑक्सीजन सिलेंडर पे 12%, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे 12%, सैनिटाइजर पे 18%, एम्बुलेंस पे 28%। ये आपदा में अवसर कौन नहीं है तो और क्या। कल जब यहाँ लखनऊ में लगातार मृत्यु बढ़ रही थी, तो आप शमशान घाटों को टीन से ढकवा रहे थे, और आज आप क्या कर रहे हैं, जहां शमशान घाट में आपके संगम में 10,000 20,000 लाशें हैं, उन पे से कपड़ा उतारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। और उत्तर प्रदेश का डाटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 मृत्यु हो चुकी है, जो कि ऑफिशियल डाटा है।
लेकिन हम लोग को ये लगता है, और मेरे ख्याल से सब लोग इस बात में सहमत होंगे, कम से कम 10 गुना डाटा छुपाया जा रहा है। आज मैं ये सवाल पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, हमारे पैनलिस्ट से भी पूछता हूं, जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूं, हम में से कौन है जिसका मित्र, रिश्तेदार, परिवार, संबंधी, जान पहचान इस कोरोना के चलते मृत्यु के काल में न समाया हो? जो डाटा उत्तर प्रदेश की सरकार दिखा रही है 20,000 का लगभग, वो बहुत कम है। कम से कम उत्तर प्रदेश में 3-4 लाख लोग मर चुके हैं, और आज भी ग्रामीण अंचल में लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता। चलिए गौरव मिश्रा जी, कुल मिलाकर के देखिए, शुरुआत वैक्सीन से हुई थी, तमाम व्यवस्थाओं तक पहुंच गए। विवेक साइलस जी, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। लेकिन साइलस जी जो बात कर रहे थे, जहां से शुरुआत हुई, वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने पहले वैक्सीन का प्रचार ही मोदी की वैक्सीन करके किया, इसलिए अखिलेश यादव ने वो बात कह दी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई उसको हम नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल सरासर झूठी बात है। विवेक जी तो बड़े समझदार आदमी, कम से कम भाजपा की वैक्सीन कह करके न लगवाने की बात, और उनको ये समझना चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के, जहां पे 24-25 करोड़ की आबादी है, और वहां पे विपक्ष की राजनीति का के वो मुखिया है, और एक बहुत बड़े समाज को उन्होंने वैक्सीनेशन के खिलाफ अभियान चलाया और उनको भ्रम में डाला। एक षड्यंत्र के तहत वैक्सीन के खिलाफ लोगों को सुनियोजित तरीके से भड़काने का काम किया। और आज जब ये देखे कि और कोई उपाय नहीं है, वैक्सीन ही उनकी भी जीवन रक्षक बन करके खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूर होना पड़ा, और फिर उसमें वो कुत्सित राजनीति की संभावनाएं तलाशने लगे कि किस तरीके से अब किसी एक छोटे छोटे वर्ग को भड़काया जाए। तो कभी छात्रों के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, इस तरीके का शुगुफा लेकर के आएंगे। लेकिन कम से कम वैक्सीनेशन के नाम पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो खो चुके हैं। नैतिक रूप से वैक्सीन के पक्ष में और विपक्ष में बोलने की जिम्मेदारी वो खो चुके हैं। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान और तरीका उन लोगों ने अख्तियार किया, और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों, सभी लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि वैक्सीन लगाने से बच्चे जो है नहीं होंगे, नपुंसकता आ जाएगी, ये नाना प्रकार के जो है ये समाज के अंदर भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया। वहीं आज देखिए पूरे दुनिया में रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, तो कोई भी वैक्सीन भारत में आने में 30-30, 40-40 साल लग गए हैं। पिछले 70 साल का अगर आंकड़ा उठा करके देखिए, 1960 में मम्स एक आई थी बीमारी, उसका वैक्सीन बनाने में भी अंतर्राष्ट्रीय जगत को 4 साल 5 साल लग गए थे बनाने में। और आज इतने कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को बनाया, और स्वदेशी वैक्सीन 2-2 वैक्सीन भारत में बनी। और इतना ही नहीं, मल्टी म्यूटेशन पर, कई म्यूटेशन में भी हमारी वैक्सीन कारगर साबित हुई है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया इस बात को। और ऐसे वैक्सीन को नीचा दिखाने का काम और राजनीतिक दल से जोड़ने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और यह सरकार का दायित्व होता है कि किसी भी इस तरह के प्रयास को, क्योंकि महामारी सिर्फ बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के फॉलोअर्स के लिए नहीं आई है, ये पूरे दुनिया के लिए आई है, पूरे मानव जाति के लिए। मानव जाति ठीक है गौरव जी, लेकिन मुझे एक चीज थोड़ा और बताइए कि अगर पहले टीका और फिर परीक्षा की बात अगर अखिलेश यादव ने कही भी है, तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं? वो तो अपेक्षा कर रहे हैं ना, उम्मीद कर रहे हैं कि भाई टीका इजाद हो जाए, वैज्ञानिक कर ले, पहले टीकाकरण हो जाए बच्चों का, उसके बाद उनको स्कूल भेजा जाए। इस पर इतना राजनीति करने की आवश्यकता क्या है कि उसमें पुराना उनको वक्तव्य याद दिलाना कि आपने ऐसा कहा था, आज आप टीके की बात कर रहे हैं। ये बात सच है, अखिलेश यादव को भी पता है कि नहीं आया है वैक्सीन अभी बच्चों के लिए, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं ना, अपेक्षा तो कर सकते हैं कि भाई पहले वैक्सीनेट हो जाए, उसके बाद खोलिए स्कूल कॉलेजेस। देखिए क्या गलत है गौरव? बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, जब तक साइंटिस्ट उस बच्चों के लिए सुरक्षित तरीके से वैक्सीन कब लगाया जाए, तब तक सरकार उसको नहीं तय कर सकती, या अखिलेश यादव जी नहीं तय कर सकते। और रही वैक्सीनेशन की बात जहां तक है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर तक पूरे देशवासियों को वैक्सीन से फुलफिल कर दिया जाएगा, सभी का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। तो उसमें छात्र भी होंगे, उसमें जो अभी देखिए प्राथमिकता के आधार पर जो तीसरी वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव आने के पहले जो मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज्यादा खतरे में जो वर्ग है, उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है, उसको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको योजनाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। तो सरकार इस बात में चिंतित है और उसका एक कार्य योजना बना करके उसको भी निष्पादित करेगी। ठीक है गौरव जी, आपने जो बड़ी बात कही, आपने कहा दिसंबर तक आप सबको वैक्सीनेट कर देंगे, तो कैसे करेंगे ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं कुछ और मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। उमाशंकर जी, मैं आपका रुख करता हूं, वैक्सीन को लेकर के जो सियासत हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि कम से कम वैक्सीन को तो छोड़ देना चाहिए सियासत से? उमाशंकर जी। देखिए आयुष जी, मैं छोटी छोटी 2-3 बातें जरूर पहले कह दूं।
पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी एक बात समझ लें, थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीजेपी के साथियों को पढ़ना चाहिए दिया और वैज्ञानिकों ने किस तरीके से विकास किया वो जानना चाहिए। तो मैं गौरव जी को बताना चाहूंगा कि 60% विश्व को वैक्सीन सप्लाई करने का काम भारत करता रहा है। मैं रिपीट करता हूं, भारत वैक्सीन और ऑक्सीजन के मामले में विश्व का हब है। विश्व को 60% वैक्सीन आज भी भारत ही सप्लाई करता रहा है। ये फैक्ट गौरव जी आप तय कर लीजिए, ये फैक्ट है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 1960 में एक महामारी आई और उसमें विश्व के वैज्ञानिकों ने 4-5 सालों में बनाया। अंतरराष्ट्रीय शब्द इन्होंने यूज किया। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने 4-5 साल में वो वैक्सीन बनाया और कोरोना की वैक्सीन तो 1 साल में बन गई। इनका तात्पर्य है यानी कि मोदी जी के पास कोई एक छड़ी है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सिर पे लगाया होगा, घुमाया होगा और जो वैक्सीन 5 साल में बनी थी उसको मोदी जी ने इतना ज्ञान ट्रांसफर कर दिया कि वैज्ञानिकों ने 6-7 महीने में बना दिया। अब इस पे मैं फैक्ट रखना चाहता हूं, जो एक्चुअल पोजीशन है आयुष जी, आपको ये बिल्कुल जानकारी है कि वैक्सीन के निर्माण में भारत सरकार ने एक चवन्नी, एक नया पैसा भी ना तो सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है और ना ही भारत बायोटेक को दिया है। ये 2 कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही थी। यानी कि जो कुछ हो रहा है वो केवल पीआर हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। जब मई से लेके अगस्त 2020 तक विश्व के तमाम देश, अमेरिका, ब्राजील, जापान, जर्मनी, ये अपने देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन और मेडिसिन, खास करके रेमडेसिविर, ये स्टोर कर रहे थे, आने वाले तूफान से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब मोदी जी अपना पीआर करते हुए 84 देशों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे। अब आप इसको बुद्धिमत्ता कहेंगे, ज्ञान चक्षु का अद्भुत प्रयोग कहेंगे मोदी जी का कि 6.4 करोड़ वैक्सीन इन्होंने विदेशों को भेज दिया और जब इनको लगा कि ये तो गलत हो गया तो 1.1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर इन्होंने जनवरी 2021 में दिया। और आज इनके विदेश मंत्री कहां है, मैं गौरव जी से जानना चाहूंगा। अमेरिका के दौरे पर हैं, भीख मांगने गए हैं वैक्सीन के लिए और वैक्सीन अब मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन सप्लायर है, जो कंपनियां हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर दूसरे देशों से उठा लिया है। अमेरिका के पास अगस्त 2021 तक अपनी जरूरत से भी ज्यादा 35 करोड़ वैक्सीन होंगी क्योंकि उन्होंने स्टॉक करके रखा है। इसलिए मोदी जी ने भीख मांगने के लिए, देश के साथ गद्दारी करने के बाद, देश के बच्चों का, नौजवानों का वैक्सीन विदेशों को भेजने के बाद अब जब वैक्सीन कम हो गया है तो जयशंकर प्रसाद को अमेरिका भेजा है वैक्सीन के लिए। आज वैक्सीन की आयुष इस तरीके से कमी है देश में कि द्रौपदी के चीर की तरह कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा के द्रौपदी का लाज बचाया था और सरकार वैक्सीन की डेट बढ़ा के पहले डोज और दूसरे डोज के बीच का जो अंतर है, पहले 4 सप्ताह अब 12 सप्ताह बढ़ाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। और गांव के लोगों को लिंक भेजा जाएगा, वो ऐप पर उसको डाउनलोड करेंगे। उसके लिए उनके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और जियो का डाटा होना चाहिए क्योंकि बीएसएनएल तो इन्होंने बर्बाद कर दिए। बीएसएनएल के नेटवर्क तो गांव में आते नहीं है। तो वो गांव का जो गरीब है, जो आम आदमी है, जो मध्यम निम्न मध्य वर्ग से आता है, वो पहले एंड्रॉयड फोन ले, फिर उसमें जियो का डाटा डलवाए, फिर जाके वो वैक्सीन लगवाए। प्रभु, सबको वैक्सीन लगवाना है। आप कह रहे हो दिसंबर तक सब फुलफिल हो जाएंगे ना, तो ये वैक्सीन को पहले सरलीकरण कर दीजिए। कोई कहीं भी जाएगा, अपना कोई परिचय पत्र ले जाए, आधार कार्ड ले जाए, वोटर आईडी कार्ड ले जाए, राशन कार्ड ले जाए, कुछ भी ले जाए, ये साबित हो जाए कि वो इसी देश का नागरिक है, तो उसको वैक्सीन लगवाइए। जानबूझकर आप वैक्सीन को इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ही नहीं। अब जब ब्लैक फंगस आने वाला है, शुरुआत हो गई है
चलिए उमाशंकर जी, कुल मिलाकर के आपके हिसाब से भी जो तैयारियां हैं उनको पहले से करनी चाहिए थी, वो है नहीं, इस वजह से अब इस तरीके की स्थितियां बनती हुई दिख रही। वंशराज दुबे जी, एक रिएक्शन आपका भी वैक्सीन और वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत को लेकर। ये आज की जो डिबेट है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक जो गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है पूरी व्यवस्था पे। ठीक आपको याद होगा 1 साल पहले जब नीट और जेई का एग्जाम चल रहा था तो यही बहस छिड़ी हुई थी उस समय कि क्या नीट और जेई के एग्जाम इस देश में होने चाहिए। लगभग 30 लाख बच्चों ने देश में केंद्र सरकार से गुहार लगाया था कि महोदय 1 माह के लिए इस एग्जाम को टाल दीजिए क्योंकि हमारी जान खतरे में है। लेकिन आप सोचिए इस समय क्या हो रहा है, जब देश में 45 प्लस के ऊपर वालों को ही, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में ही 45 प्लस के ऊपर वालों को ही जब वैक्सीन नसीब नहीं हो रही है, 18 प्लस के ऊपर की बात छोड़ दीजिए, और जो मासूम बच्चे हैं, जो हाई स्कूल 10th से 12th के बच्चे हैं, उनका क्या होगा आप सोचिए। दूसरी तरफ सरकार जब ये फैसला लेती तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बार आप तो ये कहते हैं कि स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, सारा प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे, लेकिन जरा एक सवाल आप घुमा के भाजपा के हमारे प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि क्या सरकार ने फैसला लिया कि वो संसद भी खोलेंगे? क्या वो सरकार ने फैसला लिया क्या वो विधानसभा भी चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी है, बच्चों की जान नहीं प्यारी है। दूसरा, आज जब सीबीएसई बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, तो तमाम ऐसे बोर्ड हैं, लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के खाली हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा जो वैक्सीन का मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार का पूरा फेल रहा। आप सोचिए कि सीरम इंस्टीट्यूट का नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं 2020 में दौरा करते हैं नवंबर में, लेकिन उस समय वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सरकार कोई भी एक नया पैसा न सीरम इंस्टीट्यूट में एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। इन्वेस्ट कब करती है? अप्रैल 2021 में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में। यानी कि आपकी प्राथमिकता न तब जो है लोगों की जान बचाने की थी न अब बचाने की। आपको हंसी नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में जब आज लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जब इस कोरोना महामारी में एक्सपायर हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उस समय आप उत्तर प्रदेश में अगर या पूरे देश में चुनाव एग्जाम कराएंगे तो सवाल होगा। दूसरा चीज, आप सोचिए कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को लेकर बैठक चल रही केंद्र में। अरे आप एक बार शर्म करके इस बात को सोच लेते कि आज उत्तर प्रदेश के हालात जो बद से बदतर हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने बैठक की, चुनावी समीक्षा बैठक आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को समझती है। और जो विदेश मंत्री जी आज दौरे पे गए हैं, जो दौरा कर रहे हैं वैक्सीन लाने का, मुझे लगता है अगर ये काम साल भर पहले कर लेते या 6 महीने पहले कर लेते तो ये दिक्कतों का सामना आज हिंदुस्तान नहीं कर रहा होता। साइलस जी, अभी आप जो बात कह रहे थे उसका जवाब देते हुए गौरव जी ने यह कहा कि भाई देखिए, पहले तो आप लोगों ने, आप भले इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन आपने तो कह दिया कि आप इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे और उस वजह से जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ले आइए, वैक्सीन लगनी चाहिए बच्चों को। मैं चाह रहा हूं इस बात का जवाब दें जरा। जी देखिए, आयुष जी आप थोड़ा रेलेवेंट बात करें तो बेहतर होगा। और रेलेवेंट बात यह है कि जब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड हो गया, या यूरोपियन फेडरेशन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, जब वो एडवांस बुकिंग इन वैक्सीनों की कर रहे थे पिछले साल मई में, जून में, जुलाई में, लगातार एडवांस बुकिंग ये कंट्रीज कर रहे थे। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, बिल्कुल सही बोला। जब ये बुकिंग कर रहे थे तो उस समय मोदी सरकार क्या कर रही थी? उस समय बुकिंग तो नहीं कर रही थी। 5 जून 2020 को किसान के खिलाफ चोरी से काला कानून जिले से जरूर ला रहे थे। और गौरव मिश्रा भाई तो बनारस के हैं। बनारस में छन्नू मिश्रा जी जो मोदी जी के प्रस्तावक थे, उनकी बेटी ने ट्वीट बताया, ऑन एयर टीवी में बताया कि उनके पिताजी को ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिला, उनकी मृत्यु हो गई इन्हीं के बनारस में। मोदी जी के प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री जी। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी की। और 21 जनवरी 21 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि हम तो कोरोना पे विजय पा चुके हैं। ये किसने कहा था? ये भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, क्योंकि उस समय उनको बंगाल का चुनाव नजर आ रहा था। और हर्षवर्धन जी को लगातार चिट्ठियां जा रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट से जा रही थी, नवंबर 2020 से जा रही थी कि दूसरी वेव के लिए तैयारी करिए, दूसरी वेव के लिए तैयारी की, लेकिन वो सारी चिट्ठियां डस्टबिन में जा रही थी। उस पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ी
ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और कौन भूल सकता है भारतीय जनता पार्टी के पिछले साल के भ्रष्टाचार को। आप ही के चैनल पे मेरे ख्याल से आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी, जब पीपीई किट जो 600-800 रुपए में है वो 12-12 हजार रुपए में बेची जा रही थी। आप ही के साथ मेरी डिबेट हो रही थी। इतना बड़ा अरबों का भ्रष्टाचार उस समय भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने। और क्या किया मोदी जी ने? 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी, सिर्फ अपना नाम, अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए। 90,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट कर दी, सिर्फ अपना नाम करने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए। और क्या हुआ? लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग इस महामारी के चपेट में आए और लगातार मृत्यु आज भी नहीं रुक रही है। मृत्यु का दर वही 4,000 के आसपास आज भी चल रहा है। तो ये बात है। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि परसों की बात कर लीजिए, 23 तारीख की बात करता हूं। 23 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मीटिंग करती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ेंगे, कौन सत्तीगढ़ लगाएंगे। काम तो कुछ किया नहीं, वही सत्तीगढ़, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, ईद दिवाली, इसके सिवा क्या है? आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, इसके सिवा कुछ हुआ? आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, इसके सिवा कुछ हुआ? बिहार का चुनाव देख लीजिए, इसके सिवा कुछ हुआ? पता नहीं हो, कुछ नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी सत्ता के लालच में, हवस में, सत्ता की भूख में आज भी इस बात पे मीटिंग नहीं कर रही है कि किसानों का क्या होगा, कोरोना के पेशेंट्स को क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, इस महामारी को कैसे रोका जाए, गांव में बढ़ रही है महामारी उसको कैसा। लेकिन नहीं, उनकी भूख इतनी ज्यादा है सत्ता की कि वो इस पे मीटिंग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तिगड़म से जीता है। चलिए गौरव मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। भाई देखिए गौरव मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। ये तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि खारिज ही कर दिया मेरा सवाल ही साइलस जी ने कि ये रेलेवेंट नहीं है। भाई इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती कि क्या कहा अखिलेश यादव ने। आप ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। कि भारत के अंदर में दुनिया के 60% वैक्सीन बनती है, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि विश्व के 60% वैक्सीन की आवश्यकता की भरपाई जो है वो भारत से होती है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब इसमें हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे, वैक्सीनेज इनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भारत के पास नहीं होता है। और भारत ने अमेरिका के साथ ये विरोध प्रकट किया है कि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधिकार से बाहर किया जाए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसे एफर्ट नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। यहां तक कि हमारे देश में भी जो एक्चुअल प्राइस है, इसके जो एक्चुअल कॉस्ट है, तो भी बहन लोग नहीं कर पाएंगे। तो इनकी तो योजना विपक्ष की ये रही है कि येन केन प्रकारण विदेशों से वैक्सीन को आयात किया जाए। फिर भी वैक्सीन के क्राइसिस को देखते हुए सरकार ने विदेशों से आयात करने का भी प्लान बनाया और स्पुतनिक को क्लियरेंस भी दिया और रशिया की स्पुतनिक भारत पे आ भी रही है। अक्टूबर माह तक 200 करोड़ वायल वैक्सीन की बनाने में भारत सक्षम हो जाएगा। तो ठीक है ना गौरव जी, देखिए आपने अपनी ही बात में स्वीकार किया कि देखिए वैक्सीन की क्राइसिस को दूर करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब मान रहे हैं कि वैक्सीन की क्राइसिस, क्योंकि इससे पहले तो आप कह रहे थे कि भरपूर वैक्सीन है, हम सभी को हम सबको वैक्सीनेट करेंगे। आज आप ये कह रहे हैं कि क्राइसिस है इसलिए हम बाहर से मदद ले रहे हैं, विदेशी वैक्सीन आ रही है। फिर आपने ये भी कहा कि हम दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। मैं सुन रहा हूं, आपकी पूरी बात मैं सुनूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल भी है ना, मैं ऐड करूंगा। आपने कहा कि आप दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि आपने ये कहा कि वैक्सीन की क्राइसिस है, क्या बाहर से मंगा करके ये क्राइसिस सिर्फ आप पूरी कर पाएंगे? खाका क्या है, कैसे पूरा करेंगे और क्या कर रहे थे अब तक? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका भी साथ में जवाब दीजिए। पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात स्पष्ट सुनिए। पहले भारत जो है दुनिया की 60% वैक्सीन की सप्लाई करता है, उसको बनाने का काम भारत के अंदर कंपनियां करती हैं। भारत सरकार ने 6 पीएसयूज को यह राइट दिया है कि वो वैक्सीन यहां निर्माण करें। अक्टूबर महीने तक 200 करोड़ वायल वैक्सीन की भारत के अंदर में निर्माण होनी शुरू हो जाएगी। भारत वैक्सीन निर्माण में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने लगेगा। इसलिए वैक्सीन की क्राइसिस का तो कोई सवाल ही भारत के अंदर में कम से कम नहीं उठता है। भारत जो अमेरिका गया है, जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो आज अमेरिका गए हुए हैं, वो इस बात के लिए गए हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत जो अमेरिका उस पर मूल्य निर्धारण कर रहा है उसको वो वेव ऑफ करे, उसको खत्म करे। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जब विदेश मंत्री जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। गौरव जी देखिए, आप मेरा एक सवाल सुन लीजिएगा, बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए। देखिए आपने ये कहा
कि देखिए हमने, और अभी जो केंद्र सरकार है उसने कई सारी कंपनियों को इस चीज के लिए इन्वाइट किया है कि मिल करके चलिए ठीक है वैक्सीन का हम निर्माण करते हैं। मुझे ये बताइए कि पहले तो आप लोग कह रहे थे ना कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज ही नहीं होगी, आज आप ये कह रहे हैं कि अन्य कंपनियों को भी आपको आमंत्रित करना पड़ा है कि हाँ भाई बनाइए। कोई डाटा था आपके पास कि आपको कितने लोगों को और कैसे वैक्सीनेट करना है, और आगे भी भविष्य में ये हो जाएगा, इस पर कैसे बिलीव करें? क्योंकि 1 साल का पूरा वक्त तो आपको मिला ही है और जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, तो फिर कैसे माने हम इस बात को कि आप कर ले जाएंगे? ये जो गैप इस समय दिख रहा है इसको आप लोग फुलफिल कर पाएंगे? बिल्कुल, दिसंबर तक का जो डेडलाइन दिया गया है उसमें भरपूर पूरा सरकार इसको पूरा कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा राज्य सरकारों को दी जा रही है और राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्धारण करके वैक्सीनेशन का कार्य भी चला रही है। वंशराज जी, आप वंशराज जी यही बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी ने बंद कर दिया दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर, उनके पास कहीं नहीं वैक्सीन लगाने के लिए, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो आप दे ही नहीं पा रहे। वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद हुए ना दिल्ली के अंदर, हुए भी वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं। 60 लाख वैक्सीन का स्टॉक होने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूं उमाशंकर पांडे जी से। ठीक है, मैं उमाशंकर पांडे जी से शुरू करता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है गौरव जी, ठीक है, चलिए उमाशंकर जी। गौरव जी को मुझे लगता है जरा भी फैक्ट नहीं है। मेरे मित्र जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अपना डेटा बिल्कुल क्लियर रखिए। ये बहुत गंभीर विषय है। आप वैक्सीन को लेके जिस तरीके से कुछ भी बोल रहे हैं मान्यवर, वो बिल्कुल गलत है। आप समझिए कि आपने 1.1 करोड़ वैक्सीन जनवरी 2021 में ऑर्डर दिया और 6.4 करोड़ वैक्सीन आपने बेचा। जयशंकर प्रसाद जी वहां गए हैं। 167 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है हिंदुस्तान को, सबको वैक्सीनेट करने के लिए, और आज आपके पास 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आज की डेट में नहीं बची हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, ये समझ लीजिए गौरव जी, अगर मोदी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन की व्यवस्था करे और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बिल्कुल यही है। और आप देखिए दिल्ली ने और राजस्थान ने ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है। वो चलिए आपकी सरकार नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये विपक्ष है, हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है वैक्सीन के लिए। इसको आप क्या कहेंगे? अगर केंद्र सरकार सबको वैक्सीन दे रही है तो उत्तर प्रदेश में आपकी योगी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने ग्लोबल टेंडर क्यों इनवाइट किए? इसका जवाब आप देंगे। और रही बात, आपने कहा कि जब हमने खोल दिया लोगों के लिए, मान्यवर पीछे के कुछ समाचार पत्र और टीवी चैनलों को देखिए, उसमें स्पष्ट है कि विपक्ष ने जो सेक्शन 92 और 100 1970 के नियमानुसार कंपलसरी लाइसेंसिंग का नियम है, प्राविधान है वैक्सीन के लिए, उसके तहत तमाम दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन के लिए इनवाइट करके उनको वैक्सीन का ऑर्डर देने के लिए जब दबाव बढ़ाया गया, तब जाके आपने दूसरी कंपनियों को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के बाद, तब जाके आपने फाइजर और स्पुतनिक को इजाजत दी है। ये आप कर रहे हैं। हम आप कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। ये आपका ये जवाब बिल्कुल वैसे ही जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑक्सीजन पर सुनवाई हम 1 हफ्ते बाद करेंगे। लोग अभी मर रहे हैं। विश्व के सभी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर जनता को कोई बचा सकता है, नागरिकों को कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ वैक्सीन है, और उसके तहत लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करना था। आप अमेरिका से अपनी तुलना करते हैं, करिए, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अमेरिका 35 से 85% वैक्सीनेशन अपने लोगों को करवा चुका है, किसी को सिंगल डोज, किसी को डबल डोज, और आज भारत केवल 2.5% वैक्सीन करवा पाया है। ये जो गैप है, ये जो अदूरदर्शिता हमारे प्रधानमंत्री जी की है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जी आयुष जी। वंशराज दुबे जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, तमाम चैनल पे मैंने देखा भी है कि देश कितनी भी आपदा में हो, लेकिन भाजपाइयों के लच्छेदार भाषण से लगता है सब कुछ चंगा चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है। आप सोचिए कि आज यहाँ पे प्रवक्ता जी हमारे भाजपा के बैठ के अरविंद केजरीवाल जी के सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे मुझे बताइए, जब सरकार ने बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि 80 लाख वैक्सीन का डोज हमको चाहिए, तो आपको मालूम है मई में कितना मिला? मई में मात्र 16 लाख डोज मिला दिल्ली सरकार को, 16 लाख। और अभी जो लेटर दिल्ली सरकार को रिसीव हुआ केंद्र सरकार से, उसमें घट के वो 8 लाख हो गया, यानी जून में
दिल्ली सरकार को महज 8 लाख डोज मिलेगा। आप सोचिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी जो सुझाव दे रहे हैं उसको तो आप खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। अरे तो जब आपसे कुर्सी नहीं संभलती तो आप कायदे से आके बातचीत करिए। दूसरा, आप सोचिए कि इनकी रणनीति क्या है। फाइजर, जॉनसन और तमाम मॉडर्ना जो तमाम तरीके की वैक्सीन कंपनियां थी उसके निर्माण करने के लिए 2020 में ही अमेरिका ने उसको अपने अनुमति दे दी, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में उसकी अनुमति नहीं दी गई। आप दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अप्रैल में आप देखते हैं आयुष जी, अप्रैल में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, अप्रैल के आखिरी वीक मुझे याद आ रहा है, तो बड़ी बड़ी भीड़ को देख के बहुत उत्साहित हो रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जितनी संख्या में आप लोग आए हैं। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से घड़ियालू आंसू निकाल रहे हैं। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से सिर्फ एक गुहार करता हूं। ये देखिए, तमाम अभी तक वैक्सीन के डोज पे और तमाम तरीके के मुद्दे पर डिस्कशन हो गया। ये हमारे मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करना बंद करिए। पहली चीज, अगर आपके पास उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो एग्जाम का कोई और माध्यम आप तय करिए। 3 घंटे के अंदर आप किसी बच्चे को 12 साल 10 साल जिसने पढ़ाई करी है उसको 3 घंटे के अंदर उसका अवलोकन और मूल्यांकन करना बंद करिए। साल भर अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि किस तरीके की वहां सरकार ने एक वैकल्पिक विकल्प निकाला है। तमाम अन्य जो देश हैं वो भी इस तरीके का विकल्प निकाल रहे हैं। तो इस महामारी को देखते हुए उन नौजवानों, उन जो मासूम बच्चे हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। और अगर आपके अक्ल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आ रही है तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के संपर्क में आइए। वो आपको तमाम तरीके की व्यवस्था बताएंगे। जैसे अभी तक बताया कि अब 2 कंपनियों को नहीं, कम से कम 16 कंपनियों को आप वैक्सीन का फार्मूला बांट दीजिए ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे उसका उत्पादन हो सके, जल्द से जल्द लोगों को डोज मिल सके। लेकिन ये जो धर्मिता है इस सरकार की, मुझे लगता है उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता भुगत रही है। ठीक है, साइलेंस जी जवाब दें विवेक जी की बात का, माफ कीजिएगा गौरव जी की बात का। जी देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं आयुष जी कि अगर आज 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट ना हुई होती विपक्ष तो कम से कम उसमें विशेष रूप से जो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठाया। पहले तो विवेक जी बोलने, उसके बाद मैं आपको समय दे रहा हूं। विवेक जी देखिए आयुष जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट ना हुई होती तो आज कम से कम दिल्ली और मुंबई जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा है उसकी पूरी जनसंख्या को डबल डोज लग गई होती और वो सुरक्षित हो गए होते। जब दिसंबर 2019 में WHO ने हाई अलर्ट कर दिया था इंडिया को, तो उस समय हम ध्यान नहीं दे रहे थे। हमको नमस्ते ट्रंप करना था, हमको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, चार्टर्ड प्लेन से लेके विधायकों को घूमना था, अरबों रुपए की खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की सरकार बननी थी। तो कैसे सरकार कोरोना पे ध्यान देती? और दूसरी बात, कालाबाजारी की हो रही थी। आज क्या कालाबाजारी रुक गई है? हर जगह लगातार कालाबाजारी हो रही है, पूरी तरह से हुई, हर चीज में हो रही है। ऑक्सीजन में हो रही है, दवाइयों में हो रही है, अस्पतालों में हो रही है। सरकार नाकाम है। और अगर आयुष जी भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया होता है जैसे गौरव मिश्रा बता रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों का विरोध क्यों हो रहा है? आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर के विधायक ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि हमको अस्पताल नहीं चाहिए, हमको शमशान चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि लोग कितनी ज्यादा संख्या में मर रहे हैं। अभी कल सीतापुर के विधायक ने क्या कहा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर हम सही आंकड़े बताएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला, तो हम पे भी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपा रही है। हरियाणा में क्या हुआ, मुख्यमंत्री को हिसार में लोगों ने दौड़ा लिया, पथराव हो गया। क्यों? पुलिस को आना पड़ा, क्योंकि सिर्फ प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुकी है। और यह प्रमाण देता है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में हिंदुस्तान को संभालने में नाकाम रही है, सिर्फ इसलिए कि इनके सत्ता का लालच है, सत्ता का भूख है और कुछ नहीं है। और छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है। यह समाजवादी पार्टी ने, आयुष जी नहीं कहा, यह हाई कोर्ट ने कहा। गृह सचिव ने क्या कहा, एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में कि सरकार के पास पर्याप्त ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल और व्यवस्था नहीं है। यह गृह सचिव उत्तर प्रदेश ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया हाई कोर्ट में। बिजनौर में जब
और जब डीएम लोगों को कॉल किया था, डाटा को कॉल किया था हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट के जज ने भी सर पकड़ लिया। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिए, बिजनौर की जनसंख्या है 32 लाख पूरे जिले में, और टेस्ट कितने हुए थे? 378। 32 लाख में 378, ये है सच्चाई आयु जी। और मैं आंकड़ों में बात करता हूं, मैं फर्जी बातें करता नहीं हूं। ये सब स्टेटमेंट उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं दिए हैं सर, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और एक बात और बता दूं, उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का काम रुक गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हमारे मित्र गौरव मिश्रा इस पे दबाव दें कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है। वादे तो बहुत किए, चलिए गौरव जी जवाब देंगे। दिसंबर तक कर देंगे, लेकिन हमको तो कोई उम्मीद नहीं आ पा रही मेरे पास। आयुष जी, एक बार आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। साइला जी स्पष्ट तौर पे यही पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, ना तो आप लोग वैक्सीनेट कर पा रहे हैं सही से, आपके उत्तराखंड का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां भी वैक्सीनेशन बंद हो गया, तमाम मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र कर रहे थे, हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया, हिसार की घटना का जिक्र किया। आप लोगों की नीतियों से जनता तंग आ गई, लब्बो लुबाब बात का यही है। और उनका कहना यह है कि अभी भी अगर आप दावा कर रहे हैं दिसंबर तक कर देंगे, तो वो जरा स्कीम बता दें, वो प्लान बता दें कैसे दिसंबर तक करेंगे। देखिए विवेक जी, हमारे मित्र धन्य मनाए कि भारत में है, और भारत में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं, जो तमाम सुविधाओं से युक्त देश है, वहां मृत्यु दर 15% तक पहुंच गई थी इसी बीमारी में, इसी महामारी में। और वहीं भारत में इसको नियंत्रण करके 1% के आसपास रखा गया। जो वैक्सीनेशन का शुरू से विरोध करते रहे एक सुनियोजित रणनीति के तहत, और ये ग्लोबल टेंडर की बात करते हैं। पहले तो ये कहते थे कि राज्यों को अधिकार मिल जाना चाहिए वैक्सीन खरीदने का, और जब राज्यों को यह अधिकार मिला वैक्सीन खरीदने का, तो यही केजरीवाल जी केवल बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद कहते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया, और जबकि वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था वैक्सीन का। वहीं उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर इशू कर चुकी थी। और वहीं आप देखिए, मौतों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है? इन लोगों के राज्यों में है जहां इनकी सरकारें चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। तो ये अपने यहां तो ये पूरी तरह से फेल हो गए, और ज्ञान बांट रहे हैं उन राज्यों में जहां पे भाजपा सरकार पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति को अपने पास में रखी हुई है। और ये विदेशी कंपनियों की लॉबिंग कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों की भारत के अंदर में अब लॉबिंग कर रहे हैं कि मॉडर्ना की वैक्सीन मंगाइए, फाइजर की वैक्सीन मंगाइए, जॉनसन की वैक्सीन मंगाइए, उनकी वैक्सीन, साइनोफार्म की वैक्सीन मंगाइए। ये विदेशी कंपनियों का दलाली कर रहे हैं भारत के अंदर में। और अभी तो गौरव मिश्रा जी उनको मौका मत दीजिए ना भाई दलाली करने का। गौरव मिश्रा जी देखिए, अपनी भारतीय जो वैक्सीन है आप उसकी आपूर्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि ये विदेशी वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। यही बात तो कही ना यहाँ पर, उमाशंकर जी भी यही बात कह रहे थे, जनवरी से वैक्सीनेशन का विवेक जी ने भी यही बात कही। इन लोगों ने वैक्सीनेशन को स्पष्ट तौर पर आप ये बताइए, प्रभावित करने का काम आप ये बताइए गौरव मिश्रा जी, आज ये माफी मांगे इसके लिए, आज ये माफी मांगे इसके लिए। गौरव मिश्रा जी मुझे ये बताइए, ग्लोबल टेंडर की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरा नहीं हो पा रहा ना वैक्सीनेशन, नहीं, ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता क्यों है? स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, राज्यों का विशेषाधिकार है, उनके जुरिडिक्शन में आता है, उनके शेड्यूल ऑफ पावर में आता है, वो कर सकते हैं। आज जब ये फेल हो गए, तो अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी खुद बनाए, केंद्र सरकार खुद बनाए। ये विदेशी कंपनियों की दलाली के लिए देश में पावर बना रहे हैं, विदेशी कंपनियों की दलाली के लिए देश के अंदर में देश के अंदर दो स्वदेशी वैक्सीन है ना गौरव जी, देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन है। ये कहते हैं मॉडर्ना की लाइए, फाइजर की लाइए, वही भारत सरकार मत लाइए, मत लाइए, ये लॉबिंग कर रहे हैं गौरव मिश्रा जी, ये लॉबिंग कर रहे हैं, आप मत लाइए, आप मत लाइए। आप जो 2 स्वदेशी वैक्सीन है उसको पूरा कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आप उसको पूरा कर दीजिए, वादा कर ही इनको दिया है। लॉबिंग करने का मौका क्यों दे रहे हैं? दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट किया जाएगा, दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा। वैक्सीनेशन पूरे देश में कैसे हो जाएगा? कितने लोगों का वैक्सीनेशन गौरव जी करना है? और जरा बताइएगा कि ये दो स्वदेशी कंपनियां कितना उत्पादन कर रही हैं और कैसे करेंगे? मैं ये समझ लेता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, मुझे बताइए कितना उत्पादन हो जाएगा और कैसे वैक्सीनेट करेंगे? डेवलप कंपनी के साथ बुलंदशहर में करार हुआ है, 2 करोड़ वैक्सीन लगभग जो है वहां पे सितंबर महीने से बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार 6 कंपनियों के साथ, इंडिजिनस के साथ करार हुआ सरकार का, और वो कंपनियां बनानी शुरू कर देंगी पर्याप्त मात्रा में। न सिर्फ
के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध होगी, बल्कि अन्य देशों को भी, जो गरीब देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देश है, वहां पर भी वो वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। टोटल आंकड़ा तो होगा ना कि भाई देखिए इतना करोड़ हम प्रोडक्शन करेंगे टोटल, और इतने लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। इस हिसाब से हम देखें तो दिसंबर तक पूरी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। ये बता दीजिए, मुझे आंकड़ा चाहिए ना, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही भाई यहाँ पर पता चलेगा ना कि आप क्या कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अक्टूबर माह के अंत तक 200 करोड़ वायल भारत बनाने में सक्षम हो जाएगा, देश के अंदर में 200 करोड़ 200 करोड़। चलिए, अब उमाशंकर पांडे जी, भाई 200 करोड़ वायल बनेंगे तब तो लगी जाएगी वैक्सीन। उमाशंकर पांडे जी, अगर देखिए पहली बात तो ये 15 लाख से वादे और मोदी जी तो सुन लीजिए जी, मोदी जी तो 21 दिन में उन्होंने कहा था हम कोरोना जीत लेंगे, फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने जीत लिया। तो ये स्वयंभू लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। अभी गौरव जी जो बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश इस समय घनघोर त्रासदी से गुजर रहा है। गांव से लेकर शहरों तक जो स्थितियां हुई हैं, जिस तरीके से लोग मरे हैं, लोग चीखे हैं, तो लोगों के दिलों में सदियों दशकों तक इतिहास के पन्ने पर और लोगों के जेहन में डूब गया है। और उसी का नतीजा है कि अभी आपके एक विधायक हरिद्वार में गए तो गांव वालों ने कहा कि वोट मांगने आओगे तो लट तैयार रहेगा। अभी योगी जी गए नोएडा, निकले हैं पीआर करने, जो चुनाव में ये फोटो ये वीडियो सब आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है, वीडियो शूट है, फोटो शूट है। नोएडा में गए तो आयुष जी वहां पर आपने देखा होगा, चैनलों ने दिखाया कि वहां पर सड़क पर रंगोली सजाई गई। आप बताइए कि कहीं गलियों में, गांवों में मौत का मातम चल रहा है और प्रदेश के मुखिया वहां पर जा रहे हैं, तो अधिकारियों ने कि मुख्यमंत्री जी वो जाने, लेकिन सड़कों पर रंगोलियां सजाई जा रही हैं। मौत के मातम पर, मौत के मीनार पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश और देश में अगर इतनी संवेदनहीनता है, तो मुझे लगता है कि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ना वैक्सीन है, और जिस तरीके से बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों की जिस तरीके से किल्लत हुई, लोग अपनी कार में बैठे बैठे एक एक सांस के लिए तरसते हुए अपना प्राण त्याग गए। ये जो पीड़ा, ये जो लाशों का अंतिम संस्कार में भी असम्मान की परिस्थितियां इस देश ने देखी है आयुष जी। इस पीड़ा में डूबे हुए उत्तर प्रदेश से लेकर देश के लोगों के लिए जो पीड़ा है, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे तो वो गलत है। अभी ये कह रहे थे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं जरूर आज गौरव जी जानना चाहता हूं कि आप इस डिबेट के माध्यम से स्पष्ट करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, नरेंद्र मोदी जी की उन राज्यों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? क्या वो वहां के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं क्या? अगर वहां पर वैक्सीन की कमी होती है तो उस पर नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रधान सेवक और चौकीदार और अच्छे दिनों का वादा तो वो पूरे देश के लिए करके आए थे। फिर आप अपनी डिबेट पर, अपनी बात में राजस्थान को अलग कर देते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को अलग कर देते हैं, पंजाब को खालिस्तानी बता देते हैं, छत्तीसगढ़ को आप नाइजीरिया में बता देते हो। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा प्रधान सेवक है जो जहां विपक्ष की सरकार है वहां की जनता को अपना जनता मानता ही नहीं, वहां वैक्सीन सप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ जुमले देंगे और उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ के चलिए ठीक है, बुराई करते हैं। ठीक है, वंशराज दुबे जी, वंशराज दुबे जी, ठीक है, चलिए वंशराज दुबे जी, ये राजनीति प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ठीक है जी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ी साफ गोई से, बड़ी चतुराई से बात कह दी कि जो भाजपा के शासित राज्य हैं, उन्होंने जब ग्लोबल टेंडरिंग करी तो उसमें तमाम तरीके का फायदा हुआ, वहां पे मृत्यु दर लगातार कम हुई है और संक्रमण लगातार कम हुआ है। आप सोचिए, इनकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं, तो ठीक कर दूं थोड़ा सा, कि 9 राज्यों में जब ग्लोबल टेंडरिंग करी गई तो नतीजा उसका आया है 0। जाके आदरणीय गौरव जी इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम कंपनियां कह रही हैं कि भैया जनवरी तक भी हम वैक्सीन आपको नहीं दे पाएंगे अगर आप आज भी टेंडरिंग कर देंगे। इसका मतलब जो किल्लत है वो किल्लत अक्टूबर में नहीं, लेकिन वंशराज दुबे जी वही तो वो बता रहे हैं ना कि देखिए कुछ कंपनियों के साथ उन्होंने अपना पैक किया है, और वो वही तो बता रहे थे ना कि भाई 200 या 20 करोड़, पता नहीं कितना उन्होंने आंकड़ा दिया, कितना तो हम यहाँ प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, वो देश के अंदर होगा।
आयुष जी देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अगर अभी आप सोचिए इस समय 1 महीने के अंदर अगर कहीं किसी राज्य में चुनाव होने को हो तो मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा उस राज्य के हर बूथ पर 25 यूथ तैनात कर देगी। उसका मैनेजमेंट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन इस आपदा के समय में एक बूथ पे 25 डोज वैक्सीन का ये उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में जनता की जिंदगी है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता हमेशा चुनाव से रहती है। दूसरा इनका देखिए कि लगातार जब आप इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो अपनी मीठी मीठी बातों में, अपनी लच्छेदार भाषाओं में उसको जो है ये भटकाने का काम करते हैं। देश के अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के खुद के अभिभावक कहते हैं। आज देश के अभिभावक के फैसले को बाबा रामदेव जी चैलेंज कर रहे हैं कि 10,000 या पता नहीं कितना आंकड़ा उन्होंने बताया कि इतने डॉक्टरों ने वैक्सीन का डोज लिया और उनकी मृत्यु हो गई। आप यहाँ चैनल पे बैठ कर रहे हो कि तमाम पार्टियां आपके वैक्सीन को जो है कटघरे में खड़ा करती थी। अरे बाबा रामदेव खुले मंच से और पीछे मोदी जी की तस्वीर लगा के चैलेंज कर रहे हैं कि वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके ऊपर FIR आपने किया। आज मासूम बच्चों को माँ बाप घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं, जब गंगा के तट पे लाशों का ढेर देख रहे हैं। कौन बताइए गार्जियन है? गौरव, चलिए ठीक है, बताइए साइलस जी 200 करोड़ के आसपास बता रहे हैं कि भाई देखिए इतने वॉयल अगर बन जाएंगे तब तो इसमें मुझे लग रहा है सारी आबादी को हो ही जाएगा वैक्सीनेशन। देखिए, मैं उमाशंकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये 13 प्रदेश, मेरा प्रदेश, वो 13 प्रदेश, ये मेरा प्रदेश, उसमें इतने केस, इसमें इतने केस, ये राजनीति बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी मरा है, लोग मरे हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक, और मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह की राजनीति, ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वादा तो पता नहीं कितने वादे किए, उसमें से कितने पूरे हुए गिना भी नहीं सकता हूं। आपकी डिबेट का टाइम कम हो जाएगा। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मैं मारा गया। मां गंगा से भी वादा किया था उनके पुत्र ने कि मैं उनको साफ करूंगा। आज लाखों लाशें मां गंगा पे तैर रही है। और मिश्रा जी, आप अपने बनारस में देख लीजिए क्या हाल है। गौरव जी, लगातार कन्नौज से लेके बलिया तक लाशों से मां गंगा पटी हुई है। तो वादा तेरा वादा छोड़िए। चलिए ठीक है, लेकिन विवेक जी हम लोगों को तो इंतजार ही करना होगा, और ये जो वादा कर रहे हैं देखते हैं कि उस वादे में सच्चाई आखिर इस बार कितनी होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि वैक्सीन और वैक्सीन को लेकर के हो रही सियासत थमेगी कब, ये अपने आप में एक अलहदा सवाल है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारा कैसे जाएगा, ये सोचना सरकारों का ही काम है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।